वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, यदि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, वो भी बिहार बोर्ड के, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद लाभदायक है। आपने थंबनेल और टाइटल के माध्यम से यह देख लिया होगा कि आपके लिए वीडियो क्यों और कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस क्लास में बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट का जो पहला अध्याय है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसके मतलब कि जो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, उसके बेस में जो चीज़ें दी हुई हैं उन्हें बताऊंगा और फिर प्रश्नावली 1.1 को भी कराऊंगा। प्रश्नावली 1.1 को भी कराऊंगा। तो विद्यार्थियों, आप हमारे साथ बने रहें इस वीडियो के अंत तक। हम आपका समय जाया नहीं करेंगे ये बताकर कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, नोट्स कैसा बनाएंगे। आपको अगर ये जानना है तो आप यहाँ दिए गए इन्फॉर्मेशन नाम से जो आपको एक लिंक दिख रहा है उसको टच करके सीधा उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप आके इस वीडियो को भी देख सकते हैं और प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आप अपने पास किताब, कॉपी और कलम लेके बैठिए। मैथ है और मैथ्स ऐसा नहीं है, अच्छा मैथ्स के बारे में कुछ भ्रांतियाँ हैं, दूर कर दें। मैथ साइंस सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैथ एक आर्ट्स है। और आर्ट सब्जेक्ट क्यों है ये? क्योंकि इसमें आर्ट्स में हर चीज़ अरेंज फॉर्म में रखा जाता है। और ये मैथ जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ साइंस है, बाकी उसके अलावा अपने आप में आर्ट्स है, कला है। क्योंकि चीज़ों को एक अरेंज फॉर्म में लिखा जाता है तब आपका कैलकुलेशन सही होता है। तो इसलिए यह एक आर्ट्स है और आप इस आर्ट को करने में माहिर हो जाएंगे यदि आप इसे पूरे कॉन्शियसनेस से, पूरे ध्यान लगाकर वीडियो को देखते और समझते हैं। तो हम आपका समय जाया नहीं करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन टॉपिक्स पर। चूंकि आपके इस चैप्टर का नाम ही है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। तो हम इसमें कुछ टॉपिक्स हैं संख्याओं के बारे में समझने के लिए। जैसे हम वास्तविक संख्या को ही समझेंगे क्या होता है, फिर प्रकृत संख्या को समझेंगे, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय, अपरिमेय, यूक्लिड विभाजन। उसके बाद आपके चैप्टर के जो बैकग्राउंड में जो बेस दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हम उसे समझेंगे। ये भी समझेंगे कि प्रमेयिका क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होता है, क्या ये दोनों चीज़ एक ही होती हैं, इसके बीच डिफरेंस भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अंत में प्रश्नावली 1.1 को पूरा पाँचों सवाल को हम करेंगे। तो आप अपने पास कॉपी, अपना ये जो किताब है इसको रखें और इस चैप्टर को मैं शुरू करने से पहले आपको इसके बेस की तरफ ले चलता हूँ और सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है। विद्यार्थियों, आप जिन भी संख्या को सोच सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आता हो, चाहे आपके नंबर में, आपके दिमाग में ऐसी संख्या आता हो जो रिकरिंग हो, नॉन रिकरिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, शांत मतलब कि शांत हो, अशांत आवर्ती हो, अशांत अनावर्ती हो, ये सारी की सारी संख्याएं यदि आपके दिमाग में आ रही हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, दशमलव में हो, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में हो, तो ये सारी की सारी जो भी आपके दिमाग में आ रही हैं, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। सभी की सभी संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक रियल और दूसरी इमेजिनरी। क्या होती है? एक रियल और दूसरी इमेजिनरी। इस रियल को आप 10th में पढ़ रहे हैं और इस इमेजिनरी को आप इंटर में पढ़ेंगे। जब आप इंटरमीडिएट में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में इस इमेजिनरी नंबर को पढ़ाया जाएगा, जिसको कहा जाएगा कि यह आयोटा से इसे संकेत किया जाता है। किससे से? आयोटा से। तो इसे तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसे यहाँ पढ़ना है। तो आई होप आप रियल नंबर समझ गए होंगे, नहीं वास्तविक संख्या समझ गए होंगे। इसमें जो संख्या शब्द है, इसलिए हम कुछ संख्याओं को समझ लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रकृत संख्या है। विद्यार्थियों, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी 1 से लेकर आप 1, 2, 3, 4, 5 आगे जो भी संख्या ऐसे ऐसे लिखते चले जाएं, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या है? प्रकृत संख्या है या नेचुरल नंबर है। आगे है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है शुरू में। क्या हो जाता है? जीरो भी शुरू में शामिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप संख्या गिनती तो लिखेंगे, लेकिन गिनती आपकी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक, यस 9 के बाद यहाँ 10 लिखना है, जब तक कि जीरो को ना लिया जाए, जब तक कि जीरो को न लिया जाए। इस बिना जीरो को आप गिनती को पूरा नहीं कर सकते। तो चूंकि जीरो इस गिनती को पूर्ण करता है, इसलिए जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहा जाता है। उसके आगे है पूर्णांक, इंग्लिश में इंटीजर। हिंदी शब्द से आप बेशक इसको समझ सकते हैं, पूर्ण अंक। क्या?
पूर्ण अंक, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, लेकिन अंक होना चाहिए तो पूरा। यानी अगर हम इंटीजर देखें तो इंटीजर कुल मिला के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होता है 0, एक होता है धनात्मक और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक। मतलब 1 2 3, तीसरा ऋणात्मक है। अगर हमको लिखना हो 1 2 3 4 डॉट 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 तक जहाँ तक लिखें, और हमें लिखना है -1 -2 -3 -4 डॉट 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 हम जहाँ तक लिखें। ठीक, अब ये चीज़ें हम लिख रहे हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं, अगर हम लिखते चले जाएं, अगर इसे हम लिखते चले जाएं तो ये चूँकि माइनस में और ये प्लस में है तो प्लस वाले सभी, लेकिन पूरे पूरे अंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2.2, ये पूर्णांक नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। ठीक है, ये डेसिमल में है, लेकिन इंटीजर कहने का मतलब पूरा का पूरा अंक। और एक 0 होता है। 0 ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ये खुद में एक, इसका कोई मान भी है और कुछ मान नहीं भी है। ये किसी संख्या के बाद लग जाए तो उसका वैल्यू बढ़ाते चल जाएगा, पहले लगा दें तो कोई मतलब नहीं है कि नहीं? तो ये है। अब आगे है अभाज्य संख्या। क्या है अभाज्य संख्या? यानी अगर इसको ऋण संख्या भी कहा जाता है अभाज्य संख्या को, इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर। अब अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? कि जो संख्याएं स्वयं से कटे और 1 से कटे। किससे कटे? 1 से और स्वयं से कटे। आप 2 को ले लीजिए। किसे? 2 को। ये जो 2 है ये 1 से कटेगा और खुद किससे कटेगा? 2 से। 3 देख लीजिए, 5 देख लीजिए, 7 देख लीजिए, यहाँ पर आगे चलिएगा। अच्छा, इस बीच में 4, क्या 4 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। 4 अभाज्य संख्या क्यों नहीं? क्योंकि यह 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, खुद 4 से भी कटेगा। लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए कंडीशन क्या है? कि वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे, लेकिन यह 2 से भी कट रहा है। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2। ये ये बहुत वेरी करता है सवाल और पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। आप 10th की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिकुलेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब छोटे छोटे बिंदुओं को भी ध्यान देना होगा। यहाँ पर ये 2, ये क्या है? एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और साथ साथ आपसे ये भी सवाल पूछ सकता है कि केवल एक और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सा है? तो वो भी क्या है? 2 है। 2 एक सम संख्या है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं हो जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ये 2 सवाल, 2 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से सवाल परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे कॉपी में। अब बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या की तरफ। सह अभाज्य संख्या की तरफ 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का गुणनखंड या तो 1 हो, अर्थात कहने का मतलब है कि एक गुणनखंड हो यानी उसका HCF क्या हो? 1 हो। क्या हो? HCF 1 हो। 1। 3 और 5 इनका आप HCF निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका HCF 1 निकलेगा। 5 और 7 इसका HCF क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। अगर HCF इसका निकालें आप तो ये संख्याएं को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है, यानी सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसा है? सह अभाज्य संख्या। अब है सम संख्या, विषम संख्या। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। सम संख्या क्या है? सम संख्या यानी इवन नंबर। 2 से जितनी भी संख्याओं में 2 से पूरी भाग लग जाए, जितनी भी संख्याएं 2 से पूरी कट जाएं, वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसी का उल्टा, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरी तरह भाग नहीं लगे, वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देख लीजिए, हमने लिखा 2 3 4 5 6, ये 2 4 6 ये सब क्या है? विषम संख्या है। लेकिन ये 3 क्या है? सॉरी, ये 2 4 और 6 ये सम संख्या हैं। लेकिन ये 3 ये 5 ये क्या है? ये विषम संख्या हैं। क्यों? क्योंकि इनमें 2 से पूरी भाग नहीं लगेगी और इनमें 2 से पूरी भाग लग जाएगी, यानी भाग देने पर शेषफल 0 होगा। तो इसलिए ये क्या है? सम संख्याएं हैं। और ये क्या है? विषम संख्या है। तो आई होप आप सम संख्या, विषम संख्या, इन संख्याओं के बारे में समझ गए होंगे। अब समझते हैं हम परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या उन संख्याओं कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो, मतलब भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में हो, P/Q के फॉर्म में हो। और ये जो Q है ना, नीचे Q, इसका कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 दे दिया जाए, 0 से भाग देने का मतलब इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का कुछ मान होता ही नहीं है। तो इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है।
क्या है, कंडीशन है। अब हम लिख दें 3/4, क्या लिख दें 3/4, पी के जगह पर 3 है, क्यू के जगह पर क्या है 4 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या लिख दें। हम ऐसे ही लिख दें 3, क्या लिख दें 3, तो 3 के नीचे हम ये मान के चलते हैं कि नीचे फ्रैक्शन में क्या है 1 है, यह क्या है परिमेय संख्या है। क्यू यहाँ 0 है नहीं और p/q के फॉर्म में है, तो ऐसी सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। अभी लिखा रहा है 2.5, यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, आप यहाँ दशमलव उड़ेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 आएगा, इसको कटा लेंगे, कटाएंगे तो 5 से 5 और नीचे 2, तो ये क्या होगा, ये भी एक भिन्न संख्या, ये भी p/q के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से संख्याएं जो वैलिड हो, अब ऐसी संख्या जो अशांत अनावर्ती हो, ठीक है, अशांत हो और आवर्ती हो, वो संख्या कहाँ से हो सकता है परिमेय, उस संख्या के बारे में 9th में आपने पढ़ा होगा, तो पीछे का क्लास जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। अब यहाँ आइए, तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या उनको कहते हैं जो p/q के फॉर्म में ना हो, p/q के फॉर्म में ना हो। हम लिख दें √3, क्या लिख दें √3, तो क्या इसका कुछ एग्जैक्ट मान वैल्यू निकल पाएगा, एग्जैक्ट मान वैल्यू इसका नहीं निकलता है। धीरे धीरे इसको बाद में सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन कोई एग्जैक्ट वैल्यू √3 का नहीं निकलता। तो क्या है ये अपरिमेय संख्या है, यानी अब इंग्लिश में इसको रेशनल बोलते हैं, इसको इरेशनल बोलते हैं, यहाँ लिख नहीं पाए हम, मिस्टेक से छूट गया है। परिमेय संख्या को रेशनल बोला जाता है और अपरिमेय संख्या को इरेशनल बोला जाता है, ठीक। तो √3 हो गया। अब √4, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है, सोच के देखिए, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकल के 2 हो जाएगा, और जैसे ही 2 होगा इसके नीचे 1 मान लिया जाएगा, ये p/q के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √4 नहीं होगा, लेकिन √5 जिसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। लिख दें 1.01011000110001100 लिखते चले जाएं, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं निकल रहा है, बार बार संख्याएं टर्मिनेट कर रही हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं थी, ये तो लिखते लिखते एकदम घचपच हो गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं, जब हमने लिखा समझाया होगा, आपने फोकस किया होगा तो समझ गए होंगे। तो परिमेय अपरिमेय संख्या आप समझ गए हैं। अब आपके पास है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या है, एल्गोरिदम। अब शब्द एल्गोरिदम को समझ लेते हैं और इसके साथ प्रमेयिका को भी समझ लेते हैं। उसके लिए मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तो मैं एक बार बोर्ड साफ कर लेता हूं। तो आइए, अब मैंने बोर्ड को साफ कर लिया और हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। आप यहाँ देख रहे हैं 2 शब्द, यूक्लिड विभाजन में एक बार एल्गोरिदम और दूसरा प्रमेयिका। विद्यार्थियों, प्रमेयिका और एल्गोरिदम को हम समझ लेते हैं क्या होता है। प्रमेयिका उसे कहते हैं जो सिद्ध किया हुआ तथ्य है, यानी चरण बाई चरण चीज़ों को सिद्ध करते हुए, बनाते हुए एक अंत में एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और वो स्टेटमेंट क्या कहा जाता है, प्रमेयिका कहा जाता है, एक थ्योरम कहा जाता है, प्रमेय। और अब समझते हैं एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम उसे कहा जाता है जो प्रोसेस किया जाता है, जो क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। किसी भी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। जैसे हम इसी को, जैसे कोई प्रमेयिका सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप वाइज कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें लिखने पड़ेंगे, कुछ कंडीशन देने पड़ेंगे। वो जो स्टेप वाइज जो कंडीशंस हैं वो सभी के सभी, वो तो इसे एल्गोरिदम बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, एल्गोरिदम बोला जाता है। क्लियर। तो एल्गोरिदम और प्रमेयिका में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अब आप अपना किताब में, ये जो पुस्तक है आपका, इस पुस्तक में पेज नंबर निकालिए। आप एक सेकंड बता देता हूं मैं, पेज नंबर शायद 4 में दिया गया है। हाँ, पेज नंबर 4 निकालिए, जहां पर दिया हुआ है प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, लिखा गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, किसके लिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि, अब कह रहा है कि a और b 2 ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं कि इनके लिए, अगर ये दिया गया है तो इनके लिए इसमें q और r अद्वितीय पूर्णांक है जो इसमें छुपा हुआ है, इसमें विद्यमान है। किस कंडीशन में, तो इसके लिए कंडीशन क्या दिया गया है कि a बराबर BQ प्लस R। अब BQ प्लस R है, इसके लिए एक कंडीशन है,
कि r जो r होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और इस b से छोटा होगा, इस b से छोटा होगा ये r। अब देखिए हमने बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये भी कुछ उसी तरीका से है। और ये जो प्रमेयिका हम देख रहे हैं ये जो प्रमेयिका सिद्ध हुआ है वो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के तहत सिद्ध किया गया है। तो यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया गया है। आपने बचपन से पढ़ा होगा, अगर आपसे कहा जाए कि 20 और 6 का HCF निकालिए तो आप 6 से 20 में भाग देंगे और 6 3 18 लिखेंगे और नीचे 2 लाएंगे। ठीक, अब इतना करेंगे, इसके आगे फिर 6 को यहाँ लेके आएंगे। तो अभी फिलहाल हम HCF का स्टेटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ाते हैं, इतना छोड़ते हैं। ठीक, तो ये जो आप 20 देख रहे हैं ना, ये A है, ये क्या है, A है, और ये B जो देख रहे हैं ये 6 अगर हो, मतलब समझने के लिए बता रहे हैं। किस चीज़ के लिए? समझने के लिए बता रहे हैं। तो इस 20 के बराबर देखिएगा, ये B कितना है, 6 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6। Q यानी कोसेंट, ये 3 गुने 3 जोड़ रिमाइंडर कितना है, 2। अब बताइए ये इस 20 के बराबर है कि नहीं है? 6 3 18 और 2 20। क्लियर? और यहाँ पर देखिए कंडीशन भी फॉलो है। ये B जो है यानी ये जो 6 है ये R से रिमाइंडर से बड़ा है कि नहीं? 2 से बड़ा है ना, तो R से बड़ा है। अब ये जो स्टेटमेंट तैयार हुआ है फिर इसके आगे वाले में यही स्टेटमेंट काम करेगा। 2 से यहाँ 6 लाए और 6 2 3 6, ये कट गया, कटा ना। अब फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 6A हो गया, 6 क्या हो गया, A हो गया, भाज्य हो गया, बराबर भाजक अब ये 2 हो गया, और फिर ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और प्लस शेष यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा ना। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, जिस स्टेटमेंट के तहत ये एल्गोरिदम काम करता है, ये एल्गोरिदम काम करता है। तो हम इस एल्गोरिदम को भी समझेंगे। अभी फिलहाल इस स्टेटमेंट को समझ रहे थे। तो कह रहा है कि ये Q और R इसमें विद्यमान होते हैं, है कि नहीं है? यहाँ 2 और ये 3 इस स्थिति में छुपा गया है जब 2 धनात्मक पूर्णांक A और B दिया गया है। तो आई होप आप इस स्टेटमेंट को समझ गए होंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी जो ये करके हम लाए हैं, तो ये जो R शेष आप देख रहे हैं यह R के या तो बराबर या इससे छोटा होगा। यहाँ R से क्या है, ये है कि नहीं है, R के बराबर है 0। क्लियर? तो ये प्रमेय है, यही स्टेटमेंट है। ठीक, अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को। किसको समझते हैं? एल्गोरिदम को। अभी हल्की फुल्की आपने एल्गोरिदम की झांकी देख ली है इसी में। तो आइए विद्यार्थियों समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसके द्वारा 2 धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकाला जाता है। आपने अभी से पहले डिवीजन मेथड से या फिर गुणनखंड वाले मेथड से आपने पहले HCF आराम से निकाला होगा, और अभी भी ये मेथड भी कहीं ना कहीं उससे संपर्क में, मतलब उससे कनेक्शन बना के रखा हुआ है, उसी तर्ज पे यह भी है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोसेस हैं, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है आज आपके क्लास में पढ़ने के लिए? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रोग्रामिंग में, यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो है सबसे पहले यूज किया गया था। अब इसमें क्या है कि इन फ्यूचर अगर आप चल के कंप्यूटर वगैरह के कुछ प्रोग्राम करते हैं तो आपको वहाँ ये देखने को मिलेगा। आइए समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF कैसे 2 धनात्मक पूर्णांकों का निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमें 2 धनात्मक पूर्णांक चाहिए, और हमारे पास अभी एग्जैक्ट संख्याओं को लेकर नहीं, हम चाहते हैं कि अभी आप बेस समझ जाएं, उसके बाद संख्या को समझिएगा। हम 2 यूक्लिड विभाजन ये जो एल्गोरिथम है इसके लिए 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि A तथा C तथा D लेते हैं। A तथा B प्रमेयिका में पढ़े थे, तो उसे छोड़ के हम एक कुछ और ले लेते हैं, C तथा D 2 धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापर्त्य निकालना है। क्या करना है? ज्ञात करना है या निकालना है। तो तब इस प्रोसेस से क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल C तथा D किसका? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? चरण, इसको हम चरणों में बांट लेते हैं। आपकी किताब में भी है, आप एज इट इज इसको देख समझ सकते हैं। चरण 1 में हम क्या करेंगे? जब पहला स्टेप लेंगे इस विधि में, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? जो दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है उन दोनों का के ऊपर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे C तथा D पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। अब चूंकि ये प्रोसेस है, आपको करने के लिए कहा जा रहा है, तो पहले चरण में यही काम करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उस पर प्रयोग करना है। जब आप प्रयोग करिएगा तो हमें दो चीज़ें प्राप्त होगी। तो हमें दो अन्य धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, दो अन्य धनात्मक पूर्णांक Q तथा R प्राप्त होंगे। जब आप ये अप्लाई करिएगा तो हमें Q तथा R क्या होगा? प्राप्त होगा। जब Q और R प्राप्त होगा तो क्या कंडीशन बनेगा? तो C इज इक्वल टू DQ प्लस R। कंडीशन क्या होगा? तो शून्य के से बड़ा या बराबर होगा R, जो कि D से छोटा होगा। किससे छोटा होगा? D से छोटा होगा। ये कंडीशन आपके सामने आएगा बन के, ठीक है। ये चरण 1 है। चरण 1 में जब इतना कंडीशन आपको मिलेगा, इस कंडीशन के बाद में फिर चरण 2 में आप चलेंगे। कहाँ चलेंगे? चरण दूसरे में। और जब दूसरे चरण के पास आप चलिएगा, दूसरे कंडीशन पे आप आइएगा, तो दूसरे में अब यहाँ पर हमें देख लेना है, दूसरे चरण में चलने से पहले देख लेना है कि क्या R रिमाइंडर शून्य हुआ या नहीं, शून्य हुआ या नहीं। यहाँ देखिए R शून्य अगर नहीं है तो लिखेंगे यदि R इज इक्वल टू शून्य। यदि R शून्य के बराबर हो तो क्या हो जाएगा? ये D जो होगा, ये C और D का क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। तो यहाँ जो D है ना, जब संख्या पर इसे अप्लाई करेंगे तो आप ऑटोमेटिक इसे पकड़ लेंगे, अगर अभी नहीं। लेकिन इस समय ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो D दिया गया है, यह D ही इस इनका C तथा D का। तो भाजक D C तथा D का HCF होगा, HCF होगा। और यदि ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि R इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन R शून्य के बराबर यदि नहीं है, तो R शून्य के बराबर नहीं है, तो D तथा R को लेकर, यदि R बराबर शून्य नहीं है तो D तथा R पर, R के लिए D तथा R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग पुनः कीजिए। फिर से कर देना है। और जब आप फिर से करेंगे तो फिर जो आपको इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, उसमें देखना है क्या R जो रिमाइंडर की जगह पे आ रहा है, शून्य आ रहा है। यदि शून्य नहीं आ रहा है तो फिर इस प्रोसेस को दोहराते चलेंगे। हम क्या करेंगे?
फिर इस प्रोसेस को दोहराते चलेंगे। तो जैसे ही आपने ये दिया, पुनः आपने किया, और करने के बाद में आपको फिर इस तरीके से चीज़ मिलेंगी और देखेंगे यदि शून्य हो गया तो चरण 3 में यदि r बराबर, मतलब जो रिमाइंडर के जगह पर आएगा, यानी यदि शेषफल शून्य हो जाए तो शेषफल शून्य हो जाए तो d और r में जो भाजक जो आपके भाजक के तौर पे आएगा वो, यानी ये r यहाँ पर भाजक के तौर पे हो जाएगा, तो जो ये r होगा यहीं क्या हो जाएगा, मौसा HCF हो जाएगा। तो इसके पहले वाले में का जो रिमाइंडर है, शेषफल यदि शून्य हो जाए तो जो शेषफल था वो तो भाजक बन गया, तो भाजक r ही d तथा r का HCF होगा। और जो d और r का HCF होगा वहीं c और d का भी HCF होगा, क्योंकि उसी का ये क्या है, अगला स्टेप है। ठीक, तो d तथा r का HCF होगा यदि शेषफल शून्य होगा। लेकिन यदि शेषफल शून्य नहीं होगा, लेकिन यदि शेष इज नॉट इक्वल टू शून्य तो क्या हो जाएगा, तो फिर प्रोसेस को, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आगे बढ़ाएंगे। तो पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आगे अप्लाई करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिर से ये ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एल्गोरिथम का एक प्रोसेस है। अब इसे मैं संख्याओं के थ्रू, संख्याओं के आधार पर आपको दो धनात्मक संख्याएं लेकर एक एग्जाम्पल के प्रोसेस पर मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। बड़ी ही मज़ेदार स्टेप है और बड़ा ही मज़ा आएगा आपको जब संख्याओं में आप बनाएंगे। यहाँ पर ये बिल्कुल आपने जितना इसे समझा हो, हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने ध्यान से देखा होगा तो इस चीज़ को समझ गए होंगे कि बार बार जब तक कि r शून्य न हो जाए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहना है। एक यही इसका क्या है, मेन थीम है एल्गोरिथम का, बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका करना है। अब कैसे करना है ये जो इनवेरिएबल फॉर्म में देखें हम, अब आप वेरिएबल फॉर्म में देखेंगे, यानी आप 1 2 3 4 संख्याओं में देखेंगे। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मैं इसे अब मिटा रहा हूं और संख्याओं को लिखूंगा। आइए अब हम 2 संख्याओं को ले लेते हैं। चलिए आपके पुस्तक से ही एग्जाम्पल उठा लेते हैं। उठा लेते हैं जो थोड़ा लंबा भी है और आपको समझने में भी आसानी होगी। पेज नंबर आप निकाल सकते हैं, पेज नंबर 6, और पेज नंबर 6 में एक पूरा स्टेप दिया हुआ है जो आपको हल करके दिखाया गया है। आइए वहाँ से शुरू करते हैं और उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है उतना हम यहाँ पर डिटेलिंग नहीं करेंगे, समझते चलेंगे, चूँकि डिटेलिंग एल्गोरिथम आपने अभी देखा है। आइए 2 संख्याएँ दी जा रही हैं। एक है 12,576, 2 धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। कितना? 2 धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। इंक 2 धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। एक 12,576 तथा एक 4,052, शायद यही है 4,052। हाँ, अब कह रहा है कि इन्हीं पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या करें, हम प्रयोग करें। क्या करें, इसी पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इसका HCF निकालें। क्या निकालें, इसका
HCF निकालें। तो आइए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं प्रमेयिका के द्वारा और हम ये निकालते हैं इसका क्या, HCF। अब इन दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। 576 अरे सॉरी ये 12,576 और 4,052 में बड़ा कौन है, ये 12,576 बड़ा है। तो आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर अब हम एक चीज़ इसके पैरेलल लिखते चलते हैं। ये 4,052 से अगर आपको भाग विधि से कहा जाता भाग देने के लिए तो आप तुरंत ऐसे लिख लेते हैं, लिखते कि नहीं लिखते, भाग विधि से लिख लेते हैं। अब इसे आप करेंगे 3, मतलब कितना मतलब है 3, और 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 1 और 3 चौका 12। ये घट के ऊपर से आएगा 0, 2 और ये 4, कितना आएगा 4, बाकी के कैंसिल हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। अभी हमें क्या मिला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, क्या मिला, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर जो चीज़ होता है वो यहाँ अब हम लिखेंगे चरण 1 में। पहला चरण 1 में हम ये चीज़ लिखेंगे कि इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर ऐसा हम लिख देंगे, ठीक, कि 12,576 तथा 4,052 पर यूक्लिड विभाजन प्रयोग करने पर, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे इस पर, तो 12,576 बराबर ये क्या हो जाएगा 4,052 गुने भागफल जोड़ शेष, यानी C बराबर A बराबर ये A BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R, BQ यानी कोसेंट R रिमाइंडर, क्लियर, जो दिया गया था। अब देखिए ये वो वाला रूल लागू होता है कि नहीं, यहाँ पर वहाँ पर जो लागू हो रहा था कि ये जो R है R, ये R जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होगा, किससे होगा 0 से बड़ा या बराबर, तथा B से छोटा, किससे छोटा B से छोटा। तो देखिए यहाँ R के जगह पर, अब R के जगह पर 420 है ना, 420। अब ये जो 420 है ये 0 से बड़ा है और 20 है, यानी इससे 4,052 से छोटा है कि नहीं है ना, 4,052 से छोटा, देख पा रहे हैं आप, 4,052 से छोटा है। ये चीज़ समझ गए आप, कंडीशन फॉलो हो रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। चलिए, तो यहाँ हमने देखा क्या कि अभी भी R शून्य नहीं हुआ, R क्या हो गया, शून्य नहीं हुआ। तो फिर इसको अब चूंकि अगर यहाँ पर हमें अभी तो HCF मिला नहीं है, तो फिर इसको यहाँ लेके इसको यहाँ लेके आएंगे 4,052 को। अब भाज्य कौन हो गया 4,052, ये भाज्य हो गया, इसको यहाँ लाएंगे 4,052 को लाए। अब फिर यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। अब इससे इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, 9 मतलब है 0, 8 9 चौका 36 और 1 37, ठीक, 2 15 में से 8 7 और इधर ये 8 में से 7 गया, 9 में 7 गया 272 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे हो गया ये 272। यहाँ देखिए, अब इसको जब हम लाएंगे तो 420 गुने 9 प्लस 272। अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं हुआ, अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं। आप अपने किताब में भी देखते चलिए सर ध्यान से, अभी भी रिमाइंडर शून्य नहीं हुआ। तो फिर रिमाइंडर को 272। अब यहाँ जो है, जो पहले रिमाइंडर था उसको अब उठा के यहाँ रखेंगे
20। क्लियर। जब यहाँ रखेंगे हम 420 के पास, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा किस जगह पर, भाज्य के जगह पर। किसके जगह पर, भाज्य के जगह पर। और जैसे ही भाज्य के जगह पर आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो 272 गुने, ये तो एक ही मतलब हो जाएगा, प्लस अब 1 से 272 8, और ये हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, और इधर एक 148। क्लियर। जब ये 148 हो गया, ये 272 गुने 1 है, 148 है, और 420 है यहाँ पर दिया गया। तो अब फिर स्टेप आगे चलेंगे। यहाँ आप चाहें तो पुनः पुनः लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर r बराबर 0 है, नहीं है r बराबर 0, फिर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। और फिर ये जो 148 है, ये 272 में फिर हम भाग देंगे 148, ये एक मरतबे जाएगा 148, घट के 124 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, फिर भाज्य बराबर, इसको उठा के यहाँ 272 को उठा के यहाँ भाज्य बराबर भाजक 148 गुने 1 प्लस 124। क्लियर। फिर एक स्टेप आगे चलेंगे। अब फिर नहीं हुआ, पुनः फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, 148 को लेंगे, इस 148 को 148, 1 मतलब है 124। क्लियर। जब 124 हुआ, घट के कितना आएगा जी, 24। क्लियर। आइए, अब यहाँ पर आ गया 148, 124 गुने 1 जोड़ 24, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। क्लियर। अब 148 आगे, फिर अभी भी शून्य नहीं हुआ, अभी भी जब शून्य नहीं हुआ तो फिर करेंगे पुनः, कितना है 148। अब फिर जो ये जो 140 यहाँ 144 है, ये 24 के तुरंत आगे चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, यानी 24, और ये जो 124 है 124 कितना 5 मतलब है 120, शेषफल 4। आइए, तो पुनः इसको 124 बराबर भाज्य बराबर भाजक 24 गुने 5 जोड़ 4, 24 गुने 5 जोड़ 4। फिर आगे चलेंगे, फिर पुनः, क्यों पुनः, क्योंकि अभी भी शेष शून्य नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, अब ये 4 है और ये आ गया 24, 6 मतलब है 24, शून्य, शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। देखिएगा विद्यार्थियों, यहीं पे कमाल है, 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 जोड़ 0। अब जाके यहाँ वाला मैटर क्या हुआ, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। जैसे ही शेषफल शून्य हुआ, जैसे ही शेषफल शून्य हुआ, तो अब यहाँ पर आप ये तो समझ गए होंगे ये वाला मामला पूरा, कि ये कैसे कैसे हुआ। यही डिवीजन मेथड को कुछ इस फॉर्म में बना दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एल्गोरिदम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, एल्गोरिदम हो जाता है। आइए, बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है और अभी हम थोड़े से पीछे हैं बोर्ड के मामले में। बहुत जल्द आपके प्यार से ये बोर्ड डिजिटल बोर्ड में बदल जाएगा, टीवी आपके सामने आएगी और आपको थोड़ी सी दिक्कत आपकी कम हो जाएगी। आइए, यहाँ पर 24 है, 4 गुने 6। अब ये जो शेषफल जो शून्य हो गया ना, अब शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। और शेषफल जैसे ही शून्य हुआ, वैसे ही ये यहाँ जो होता है ये भाजक, तो भाजक, अंतिम भाजक 4, यही ना है, अंतिम भाजक क्या है, 4 है। यही क्या हो जाएगा, अंतिम भाजक, ये भाजक 4 12,756 तथा 4052 का HCF होगा।
आंसर। समझ पाए कुछ बात को? आइए एक बार और ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। यदि आपको दो पूर्णांकों का दे दिया जाए कि आप कैसे इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF निकालेंगे, तो आप पहले इनमें से देखेंगे कौन बड़ा है। जो बड़ा है वो भाज्य होगा, और जो छोटा है वो भाजक के तौर पे काम करेगा। तो जो बड़ा है वो लिखेंगे कि 12,000, जो संख्याएं जो लिखा उनके बारे में लिख देंगे। यहाँ पर जो संख्या है उसके बारे में लिखते हैं कि 12,576 तथा 4,052 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस पर प्रयोग किया तो 12,576 बराबर 4,052 गुने 3 हो गया। इसका मतलब इस प्रमेयिका के हिसाब से चल रहा है तो 3 हो गया और 420 हो गया। 420 आ गया शेषफल, लेकिन शेषफल अभी शून्य नहीं है। शेषफल शून्य नहीं है, जो r है ये शून्य नहीं है। तो हमने स्टेप को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया तो यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ गया, यहाँ वाला चीज़ यहाँ आ गया। ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, फिर यहाँ वाला यहाँ, यहाँ और यहाँ वाला यहाँ, फिर इसको देखिएगा यहाँ वाला यहाँ और यहाँ वाला यहाँ। यहाँ से भी 124 यहाँ है तो शुरू में आ गया बराबर, और इधर जो 24 है वो यहाँ आ गया। अंत में देखिए 24 यहाँ और ये 4 यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है बात आपको? और क्यों हो रहा था ये हमने प्रॉपर भाग देके भी आपको दिखाया है। तो देखेंगे यहाँ पे अभी शेषफल शून्य नहीं हुआ तो फिर स्टेप को आगे बढ़ाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लेंगे, और जो यहाँ पर पहले वाले में भाजक का काम कर रहा था वो अब भाज्य का काम करेगा यहाँ पर। क्लियर? और भाज्य का काम करेगा तो फिर वहाँ पर कुछ भागफल आएगा और कुछ भागफल आएगा और एक दूसरा भाज्य तैयार होगा। जो पहले वाला का शेष था वो भाजक तैयार होगा। क्लियर? तो इस तरीके से एक एक प्रोसेस करके हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा क्या बना लेते हैं? HCF निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? HCF निकाल लेते हैं। आई होप आप HCF निकालना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के तहत सीख गए होंगे। विद्यार्थियों, अब इसके बाद हम चलेंगे प्रश्नावली की तरफ। आप पूरा फेथ बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। समय आपका लग सकता है लेकिन कंसेप्ट आप प्रॉपर सीख के जाएंगे, इसकी मैं गारंटी करता हूँ। आइए हम चलते इसको मिटाते हैं और आपको प्रश्नावली की तरफ बढ़ा के ले चलते हैं। कॉपी किताब अपने पास जरूर रखिएगा। बोर्ड मिटा के ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले 8वां क्लास में हम लोग पढ़ते थे अपने विद्यालय में। उसमें तो और खली वाला और करिया का बोर्ड होता था, डस्टर होता था। मिटावे में बड़ी मज़ा आता था। सर जी लिखते थे, हम मिटावे ला लड़के से झगड़ा करता था कि हम मिटाएंगे तो हम मिटाएंगे। आइए विद्यार्थियों, आप निकाल लीजिए यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको यहाँ दिख रहा है। और 1.1 निकालिए और अपने सामने रखिए। प्रश्नावली जो 1.1 आपका है उसका पहला ही सवाल आपके सामने दिया जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए, जो कि अभी अभी आपने अपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को देखा है। इसका प्रयोग करके आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। मैं इनमें से एक बता देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। अभी अभी हमने किया भी है एक एग्जाम्पल लेकर, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। आपकी है प्रश्नावली 1.1। क्लियर? 1 नंबर सवाल का क्या है? 1 नंबर है। सवाल क्या है? 135 और 135 तथा 225 इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के तहत इसका क्या निकालना है? तो HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो आइए इन दोनों में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे? इन दोनों में बड़ा कौन है? हल के तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन के तरफ। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 135 और इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा 225 है और 135 छोटा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? इसको हम भाज्य के तौर पर लेंगे और इसे भाजक के तौर पे। तो आइए हम लिखते हैं 225 बराबर, अच्छा लिख देंगे कि 225 तथा 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। आइए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है यहाँ पर, क्या है कि बच्चे आते जाते हैं, थोड़ी से पढ़ते हैं बच्चे, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके लिए आप थोड़ा इग्नोर करके चलिएगा। आइए देखिए, 255 तथा 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 225 बराबर 135। 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और प्लस यहाँ पर कितना आएगा घट के, शेषफल आएगा 90। करके देखिए आप, 135 साइड में करके भी देख लेना है, भाग वाला 135 कितना घट के आएगा 90। शेषफल कितना आया 90, भाज्य हो गया, यहाँ भाज्य हो गया, भाजक हो गया, भागफल हो गया। क्लियर। अब फिर ये 90 है, अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो हम आगे बढ़ ही जाते हैं HCF निकालने के लिए। तो 90 से 1 क्या हो गया 90, 45 हो गया। तो फिर इस मामले को आगे बढ़ाएंगे, तो पुनः अब मन करे तो लिख लीजिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, और नहीं तो पुनः लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 135 इज इक्वल टू कितना 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। ओके, फिर चलते हैं अगेन पुनः। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पर क्या हो गया, शून्य नहीं हुआ। क्या हो गया, शून्य नहीं हुआ। तो फिर ये जो 90 है वो इसको यहाँ लेंगे हम भाज्य के तौर पे। किसके तौर पे, भाज्य के तौर पे 90। अब 90 है तो ये जो 90 है ये यहाँ पर आ गया 2 जा 45 2 जा 90 और ये कैंसिल, यानी शून्य हो गया अभी। तो 90 है, ये 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस शून्य, अब जाके शेष क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जैसे ही शेषफल शून्य हुआ, शेषफल इज इक्वल टू शून्य लिख देंगे। तो 45 क्या, तो 45 क्या लिखेंगे, तो 135 तथा 135 तथा 225 का HCF, क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 45 आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बना लेंगे पूरे एनर्जी के साथ। एनर्जी लॉस नहीं करना है, पढ़ते रहना है। जितनी एनर्जी अभी देखिए, इतनी पसीना हमें है, पूरी पूरी लगभग टी शर्ट पीछे से भीगी हुई है, लेकिन पढ़ने में एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, पसीना हो या कुछ हो, किसी भी परिस्थिति में। आइए 2 नंबर सवाल पर चलते हैं। 2 नंबर सवाल आपका कह रहे हैं, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है जहां q एक पूर्णांक है। क्या कहा जा रहा है, जहां q एक पूर्णांक है। आइए अब एक बार साफ कर लें। सवाल नंबर 2 में अभी क्या आप अपने स्क्रीन पर भी सवाल देख सकते हैं। क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। जहां q क्या है, एक पूर्णांक है। तो उसके लिए हम बनाना शुरू करेंगे। और अब आते हैं 2 नंबर प्रश्न के हल पे। किस पे आते हैं, 2 नंबर प्रश्न के हल पे आते हैं। 2 नंबर प्रश्न के हल में हम सबसे पहले करेंगे कि यूक्लिड विभाजन लिखेंगे हम कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको पता है, प्रमेयिका से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो a बराबर BQ+R, जहाँ R इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस दैन B। इस B से ये R छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, यानी शेषफल तो 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यही कह रहा है। तो ये हमको कंडीशन पहले से मालूम है, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में अभी पढ़ा है। अब आइए, ये जो कंडीशन आपको दिया गया है, इस कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। प्रश्न में दिया गया, अब कुछ प्रश्न में भी दिया गया, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में दिया गया धनात्मक पूर्णांक, क्या धनात्मक पूर्णांक प्रश्न में दिया गया है, तो दिया गया है 6q+1
6q+3 तथा 6q+5 यही दिया गया है ना, 6q+5। क्लियर। ये जो इतना आपको दिया गया है तो इससे अतः क्या हमें यहाँ से पता चलता है कि b के जगह पर 6 दिया हुआ है, यानी b का मान कितना दिया हुआ है 6। देखिए b का मान कितना दिया हुआ है 6, लेकिन r का संभवतः मान तथा r का संभव मान, r का संभव मान क्या क्या हो सकता है, सोच के देखिए। यहाँ 5 तक है, क्या है 5 तक है, यानी संभव मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। इतना r का संभव मान हो सकता है। तो आइए अब हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। लिखेंगे केस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, केस फर्स्ट या स्थिति 1। क्या स्थिति, तो स्थिति 1 कब, जब r बराबर 0 हो। जब r बराबर 0 हो तो इस स्थिति में क्या होगा, तो जब r बराबर जैसे ही 0 होगा तो a बराबर 6q प्लस r जो होगा ये इसका मान कितना यहाँ आ जाएगा 0, देन 6q होगा कि नहीं, a बराबर कितना हो जाएगा 6q होगा। और हमें ये चीज़ पता है कि 6 एक सम संख्या है और 6 एक सम संख्या से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करिएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा। तो यह एक क्या है, सम संख्या है। क्या है यह, सम संख्या है ना, सम संख्या। यहाँ पर लिख भी लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं सम। ये 1 नंबर बात हो गई। यहाँ पर a का वैल्यू कितना आया, सम आया। फिर चलते हैं केस 2 में। कहाँ, केस 2 में। और केस 2 में जब आप आइएगा तो r बराबर 1 होगा। जैसे ही r बराबर 1 होगा a बराबर 6q प्लस 1 होगा कि नहीं, r के जगह पर 1 होगा। अब जैसे ही r के जगह पर 1 होगा तो चूंकि एक सम संख्या में 1 जोड़ने पर वो संख्या क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। तो यह क्या होगा, विषम होगा। क्या होगा, यह विषम होगा। ये हो गया दूसरा। अच्छा, यहाँ पर केस तो लिख ही रहे हैं तो समीकरण मानने की ज़रूरत नहीं है, समीकरण नहीं मानिएगा। यहाँ केस 1 2 3 हम लिख ही रहे हैं तो समीकरण मानने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ये विषम हो गया। फिर आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कहाँ, केस 3 पर, केस 3 पर। अब जैसे ही केस 3 पर आएंगे r का वैल्यू क्या होगा, हमने r का वैल्यू 0 ले लिया, 1 ले लिया। अब r का वैल्यू 2 लेंगे। कितना लेंगे, 2 लेंगे। जैसे ही r का वैल्यू 2 लेंगे, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। एक सम संख्या और एक विषम संख्या, एक सम और एक सम को जोड़ेंगे तो संख्या क्या आ जाएगा जी, विषम। क्या आ जाएगा, विषम। आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। फिर केस 4 में आते हैं, केस 4 में आते हैं। जैसे ही केस 4 में आएंगे हम, यहाँ r बराबर 3 डालना होगा और r बराबर 3 डालने के बाद a का मान क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये सम और सम को जोड़ने पर सम होगा। सम और सम को जोड़ने पर सम होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, ये विषम हो जाएगा। क्लियर। फिर आते हैं केस 5 में। कहाँ आते हैं, केस 5 में। यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा 4। जैसे ही r बराबर 4 होगा, a बराबर 6q प्लस 4। ये भी सम, ये भी सम। 6q क्या है, सम है। ये भी सम, ये भी सम। सम सम जोड़ेंगे हो जाएगा सम। सम संख्या विषम संख्या तो समझते हैं आपने, आप समझते ही हैं। आइए अब चलते हैं केस 6 के तरफ। कहाँ, केस 6 के तरफ। जैसे ही केस 6 के तरफ आएंगे, r का वैल्यू क्या होगा 5। r का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3 4 और 5 तक आ गए हैं, r का वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा भाई, a बराबर
ये 6q + 5, सम और विषम का जोड़ कितना हो जाएगा जी? विषम होगा। अब जरा हमें बताइए, आपका जो सवाल कह रहा है कि बताना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक होगा यदि q एक पूर्णांक है, q एक पूर्णांक है। यहाँ देखिए, तो केस फर्स्ट, किस केस से? केस 2, 4, 2, 3 और 6, सॉरी, केस नंबर 1 2 में विषम है, तो केस 2, केस 4, केस 4 तथा केस 6 से क्या लिखा है? अब यहीं लिख देंगे। केस 6 से पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, 6q + 1, 6q + 3 तथा 6q + 5 का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 6q + 3 क्या है? विषम। 6q + 5 क्या है? विषम। 6q + 1 क्या है? विषम। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो इस रूप में है वो क्या होगा? विषम होगा। क्या होगा? वो विषम पूर्णांक होगा। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का होता है। क्लियर? तो ये समझ गए आप। ये रहा आपका 2 नंबर का हल। आप इसे या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। हम इसे मिटा रहे हैं। आइए अब हम चलते हैं आपके सवाल नंबर 3 की तरफ। किधर? सवाल नंबर 3 बड़ा ही अच्छा है, समझ की चीज़ है। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? सीधा सीधा स्पष्ट दिख रहा है कि इनका HCF निकालना है, यानी 16, 3 नंबर जो है उसमें 616 तथा 32 का HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप सीख चुके हैं कि इसका HCF कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बड़ा और छोटा देख लेना है, उसके बाद बड़े को भाज्य बनाना है, छोटे को भाजक के रूप में रख के भाग दे के जैसे बनाते हैं वैसे यहाँ पर प्रोसेस तैयार करके आप बना सकते हैं। पीछे वाले सवाल में आपको दिखाया और समझाया गया है, बताया गया है। हम चलते हैं अब 4 नंबर सवाल की तरफ। किधर चलते हैं विद्यार्थियों? 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। आपका 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। यहाँ पर पूर्णांक का वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, इस बात पर ध्यान रखिएगा। आइए हम लिखते हैं और देखते हैं कितना नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल। और 4 नंबर सवाल में जो दिया गया है इसका 4 नंबर सवाल का हल करते हैं। थोड़ा लंबा है सवाल, चूँकि आंसर लंबा है तो लंबा होगा ही और समय लगेगा ही, तो आपको ज़रा भी परेशान नहीं होना है, साथ बनाए रखना है। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे हल में। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं क्या जानते हैं? a बराबर BQ + R, a बराबर BQ + R दिया हुआ है। अब कंडीशन क्या होता है?
कंडीशन होता है कि r की जो वैल्यू होगी ये b से छोटी और 0 से बड़ा या बराबर होगी, ये कंडीशन दिया गया है यहाँ पर। तो हम तो ये जानते हैं पहले से। चलिए प्रश्न में दिया गया पूर्णांक, प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है ना, प्रश्न में क्या दिया गया है, जो प्रश्न में दिया गया है वो देखिए, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं यहाँ पर, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में 3m प्लस लिखा ना, 3m चाहे 3m प्लस 1, ऐसा क्या करना है कि रूप में लिखा जा सकता है ये बताना है आपको। तो ये उसका होता है, मतलब इस रूप का होता है, यही बताना है 3m 3 प्लस 1। तो यहाँ पर b के जगह पर ना प्रश्नानुसार b बराबर 3 और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू जो दी गई है 3m प्लस 1, इसको 0, 1 और 2 मानना है, चूँकि स्क्वायर करना है। क्या करना है हमें इसको, तो 0, 1 और 2 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ लेके गया है कहाँ तक, 3m प्लस 1 तक। और आपको नीचे संकेत भी दे रहा है, यहाँ देखिए संकेत भी दे रहा है कि 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में इसे देखना है, यहाँ संकेत भी देख रहा है, हमने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। आइए अब इस संकेत के अनुसार बनाते हैं, r बराबर 1 2 3। अब इसी के अनुसार चलते हैं, मतलब r का संभव मान है ये 0 1 2 3, तब फिर इसी के अनुसार तो वहीं केस फर्स्ट करेंगे, जिसमें r की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, r की वैल्यू 0 होगी। a बराबर कितना होगा, इस b के जगह पर 3 रखेंगे, 3q प्लस क्या, 3q प्लस r का मान 0, यानी a बराबर 3q। अब क्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर होगा ना, 9q का पावर 2 होगा। अब इसमें से 3 निकाल लेते हैं हम, क्या निकाल लेते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 निकाल लेते हैं और 3q स्क्वायर आने देते हैं। अब यहाँ हम मान लेते हैं कि माना कि क्या किया कि माना कि 3q स्क्वायर बराबर m, क्या मान लिया, 3q स्क्वायर बराबर m मान लिया हमने। अब आइए, जब 3q स्क्वायर बराबर m मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ 3q स्क्वायर m हो गया, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा। ये इक्वेशन 1। पुनः अब आगे चलेंगे और आगे पुनः केस 2 क्या बनेगा, केस 2 क्या बनेगा, तो केस 2 बनेगा r बराबर 1, r बराबर 1। ऐसे ही r बराबर 1 का केस बनेगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, b के जगह पर 3 रखना है, 3q और r1। अब लिखेंगे दोनों तरफ, चूँकि वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। हम लोग एक फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला तो आप सबको पता होगा, है कि नहीं। ये फार्मूला उसी बेस पर इसे तोड़ देंगे हम, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, फिर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, फिर 2ab 2 इंटू 3q इंटू 1, यानी a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये 3 दूना 6 एकम 6q, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ओके। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा खेला होगा, क्या खेला होगा, a स्क्वायर बराबर, यहाँ से 3 कॉमन कर लें, अरे कर लें 3 कॉमन, कर लेते हैं 3 कॉमन, आप कह रहे हैं तो कर लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 2q
बराबर +1। माना कि क्या किया, माना कि 3 क्यूब स्क्वायर +2 बराबर m, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m+1। अब अगले केस पर 2 के लिए जाने से पहले यहाँ पर एक ही पर जानते हैं, 2 पर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर 2 हटा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि 3m+1 तक पहुँचना था। ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जैसे ही ये इक्वेशन 2 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ तो 1 और 2 इन दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो हम नीचे लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे वो सुन लीजिए। अब जगह नीचे नहीं है यहाँ लिखने के लिए, तो हम बोलते हैं, आप उसे नोट कर लीजिए। वहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यह पता चलता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m के लिए, किसे m के लिए 3m या 3m+1 का हो सकता है, 3m या 3m+1 का हो सकता है। ये चीज़ आप स्टेटमेंट को लिख लेंगे। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे 4 नंबर सवाल को। ठीक है, अब 4 नंबर सवाल को आप समझ गए हैं तो या तो आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे अब मिटा देता हूँ। तो आइए अब हम समझते हैं 5वें नंबर सवाल को। और 5वें नंबर सवाल आपका कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। आइए तो हम समझते हैं इसको। इसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं और वही गीत गाना है जो 4 नंबर क्वेश्चन में गीत गाए हैं, बस वहाँ पे वर्ग था और यहाँ पर घन करना है। आइए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं लिख के प्रमेय भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं कि a बराबर b³ ये फैक्ट तो हम सबको पता है, पढ़ा है हमने। फिर अब कंडीशन क्या है, जहाँ r की जो वैल्यू होगी, r की जो वैल्यू होगी वह 0 से बड़ी और इस b से छोटी होगी। ठीक है, r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी होगी। तो यहाँ दे रहा है, अब इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में, अरे भैया प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, 9m+1 और 9m+8 ये 3 टर्म्स दिए गए हैं उसमें। अतः माना b बराबर 3 तथा r का संभव मान 0, 1, 2। ठीक है, r का संभव मान 0, 1, 2। अब यहाँ पर हम केस पहले की तरफ चलते हैं, जहाँ r बराबर, ये जो केस पहला है r बराबर क्या होगा, 0 होगा। जब r बराबर 0 होगा, यहाँ पर a बराबर b के जगह पर क्या लिखना है, 3 q और r का मान 0 हो गया। तो ऐसा ही ये हुआ, a बराबर 3q लिखेंगे दोनों तरफ, क्या करने पर, घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। जैसे ही घन करेंगे a q बराबर 3 3 9 3 27 q स्क्वायर, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना, 27 q स्क्वायर।
जब ये जैसे ही ये 27 क्यू स्क्वायर हुआ, हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू बराबर 9 इंटू 3 का पावर 3। अब लिखेंगे माना कि 3 के पावर 3 बराबर m। क्या मान लेंगे? m जैसा ही मानेंगे तो 1 क्यू बराबर 9m, इक्वेशन 1। ठीक, अब चलते हैं केस 2 की तरफ। जब r बराबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? r बराबर 1 होगा, तब a बराबर 3 प्लस 1, b के जगह पर 3 रखेंगे, q तो है ही, और r के जगह पर क्या रखना है? 1। अब दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू इज इक्वल टू, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी के होल क्यू का, a टू द पावर 3 b टू द पावर 3 प्लस 3ab a प्लस b। ये फार्मूला आपने पढ़ा है पहले से। जब ये फार्मूला आपने पढ़ा है तो ए क्यू बराबर, इसे हम उसी फार्मूले पर तोड़ेंगे, 3 प्लस 1 के होल क्यू। तोड़ते हैं, ए क्यू बराबर ए क्यू यानी 3 3 9 3। स्पष्ट हम एक बार में लिखते हैं, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। आपने पहले से ये फार्मूला पर काम किया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। 3 3 9 3 27, क्यू का पावर 3 प्लस बी यानी 1 का पावर 3 प्लस 3ab, 3 तो फार्मूला में है, ए के जगह पर 3 क्यू है, बी के जगह पर 1 है, अंदर ab 3 क्यू प्लस 1 है। ठीक है, बराबर। अब ये है ए क्यू 27 क्यू का पावर 3 प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 1। ए क्यू बराबर 27 क्यू का पावर 3 प्लस 9 3 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब एक को अंतिम में कर देंगे, एक अरेंज फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना में से 9 निकाल लेते हैं। ए क्यू बराबर 9 इतना में से खींच लेंगे, 9 खींचेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यू का पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1। फिर लिखेंगे माना कि 3 क्यू टू द पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू m। इसलिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इतना को तो m मान लिए, 9 है, 9m प्लस 1। जैसे ही 9m प्लस 1 हुआ, समीकरण 2 हम मिल गया, 9m प्लस 1। अब इतना है, इसको आप क्या करें, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इधर का पोर्शन मिटाता हूँ, ठीक है। हमने यहाँ तक पहुँचा है। अब केस नंबर 3 में आते हैं। जब केस नंबर 3 में आएंगे, इसका मतलब r का वैल्यू कहाँ तक लेना था, 0 1 2 1 तक आए हैं, अभी r का वैल्यू 2 लेंगे। क्लियर? जैसे ही r का वैल्यू 2 लेंगे, हमें a बराबर 3 क्यू प्लस 2 मिलेगा। फिर दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 2 का पावर 3। अब इतना लंबा चौड़ा यहाँ हम नहीं लिखेंगे, जब ये आप प्रोसेस करते करते आएंगे, आप अंतिम में कर ही देते हैं। चलिए कर देते हैं। इसका जब क्यू आप तोड़ेंगे तो ए क्यू
इज इक्वल टू 3 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 और कोष्ठ में आ जाएगा ये a प्लस बी 3 प्लस 2। क्लियर। a³ बराबर 3 3 9 3 27 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 8 फिर प्लस 3 3 9 दूनी 18 कोष्ठ 3 प्लस 2। a³ बराबर 27 का 27 के पावर 3 हो जाएगा प्लस 8 है तो 8 रहेगा। 18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 54 होगा और 36 होगा। इसको एक अरेंज फॉर्म में लिख लेंगे। a³ बराबर 27 का पावर 3 प्लस यहाँ पर 54 प्लस 36 प्लस 8 है, हो गया। अब यहाँ पर a³ बराबर ये 27 का पावर 3 54 का स्क्वायर 36 प्लस 1, ये जो आपको दिख रहा है इसमें से 9 निकाल लेंगे हम। क्या निकालेंगे 9, तो 3 का पावर 3 प्लस 54 है तो 9 छक 54 स्क्वायर प्लस 36 निकालेंगे तो 36 4 प्लस 8। अब हम मान लेते हैं, मानना कि क्या किया कि माना कि 3 का पावर 3 प्लस 6 का पावर 2 प्लस 4 बराबर m। क्या मान लिया, इसको m मान लिया। अतः a³ बराबर 9m प्लस 8, ये हो गया तीसरा। ठीक। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये कह ही रहा था कि इस रूप का होता है। तब जो दिखा जो सवाल में जो दर्शाने के लिए दिया गया है उसको हम पढ़ लेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना का रूप होता है। तो अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से यह सिद्ध होता है, यह सिद्ध होता है कि, क्या सिद्ध होता है कि, अब की के बाद में यहाँ से आप लिख देंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का होता है। क्या लिखेंगे, ये आप लिख देंगे। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। लंबा है, थोड़ी सी समझ की विकास करनी है, थोड़ी सी समझ अपना बढ़ाना है और इस पे बार बार मेहनत करना है। ऐसा नहीं कि एक बार बनाया फिर परेशान होकर छोड़ दिए, है कि नहीं। चलने से पहले, जिस समय आदमी बचपन में चलना सीखता है उससे पहले कितनी बार गिरता है, गिरने के डर से चलना छोड़ दे फिर तो सीख ही नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आप इसे नहीं आता है फिर बार बार बनाइए और बार बार बनाने से आप सीख सकते हैं और इसको अपने दिमाग में उतार सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। इसमें यदि कहीं भी आपको ये लगे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया है, आप उस पॉइंट को उसका एक फ़ोटो लेकर या फिर उस बारे में एक अपना एक तैयार करके और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जिस व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वो उस पर प्रॉपर भेज सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ग्रुप में आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं। दोबारा आपको प्रॉपर उस पर एक रिटन नोट्स के रूप में आपको देकर समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसका आप ये जो सेशन आप देख रहे हैं मैथ का, ये जो पहला चैप्टर है, इसके आगे भी सेशन आते रहेंगे। आप अपने यार दोस्तों में इसे बिल्कुल शेयर करें ताकि वो भी इस चैप्टर का आनंद ले सकें। ऑफलाइन बैचेज में पढ़ने के साथ साथ अगर ये आप पढ़ते हैं तो आपकी जानकारी 100% सिद्ध हो जाएगी। ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम मिलते हैं अगले चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और इंतज़ार रहेगा मुझे आपका फिर अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।